देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसकी प्रैक्टिस है? एंडोक्राइन सिस्टम, जो आप लोग पढ़ चुके हो क्लास में, उसके पूरे क्वेश्चन आंसर जितने भी बन सकते हैं, अब सही है, वो लेके आए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, सभी को दिख रहा है? निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। एक तरफ हार्मोन लिखे और इस तरफ लिखी हैं ग्रंथियां। ठीक है, ग्रंथियां देखो, अधिवृक्क, पीनियल, पैराथायराइड और पीयूष। और जो हार्मोन है वो कोलिक के हार्मोन एल्डोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन और मेलाटोनिन। इन सब हार्मोन के बारे में आप लोग जानते हो। जैसे एक हार्मोन के बारे में अगर नहीं भी जान पा रहे हो तो बाकी तीन के बारे में पता है, तो इसका आंसर आप सही कर सकते हो। जैसे आप बताओ, एल्डोस्टेरोन कौन सी ग्रंथि से निकलेगा? देखो, एल्डोस्टेरोन निकलेगा अधिवृक्क से। ये कौन सा है? इसका हो जाएगा ये। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ना, एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्लैंड कहते हैं हिंदी में। प्रोलैक्टिन किससे निकलता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका काम क्या होता है प्रोलैक्टिन का? बताओ, तुम लोग तो पूरा भूल गए। प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे निकला था? पूरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग भूल गए हो। मास्टर ग्लैंड से निकलता है नहीं निकलता? तो प्रोलैक्टिन कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से। मेलाटोनिन किससे निकलता है? पीनियल से। मेलाटोनिन का काम पता है क्या होता है? मेलाटोनिन क्या काम करता है? जैविक घड़ी है आपका, जागना और सोना कंट्रोल किसके हाथ में है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन किससे निकलता है? पीनियल से। अब बचा अकेला एक, तो इसको इससे मिला दो। तो आंसर जो निकल के आया है आपका वो कौन सा है? पी का कौन सा निकला है? पी का सी है, क्यू का है ए, और आर का कौन सा है? बी, और एस का है बी। तो इसमें से बताओ कौन सा है? ये सी वाला है, ये है आंसर। ये आप लोग भूल गए हो, हमें लगता है सारी ग्रंथियों को फिर से आपको पढ़ाना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन ये है, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण, अति स्त्राव के कारण होता है। ग्रेव रोग समझते हो, जिसको हम बोलते हैं घेंगा। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलेगा जिस वजह से ये चीज हो जाती है? तो कौन सा निकलेगा? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में एक होता है T3 और T4, है ना। T3 और T4 का अति स्त्रावण के कारण ये होने लगता है। जब एक बार ये निकलेगा, एक बार ये ज्यादा निकलेगा, तो दो टाइप के घेंगा होते हैं, एक आंखों वाला और एक गले वाला। इसमें जो चीज होती है उसका नाम क्या है? आयोडीन की कमी से होने लगता है, आयोडीन। समझ रहे? बाकी के देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? वृषण। ठीक है, और ये कौन सा है? मेल हार्मोन होता है। पुरुषों में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है वो किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है? अभी अभी आपको बताया है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी कितने हार्मोन निकालती है। कौन सा नहीं निकालती बताओ? ये वाला थायराइड उत्तेजक हार्मोन नहीं निकालती है, प्रोलैक्टिन नहीं निकालती है, वैसोप्रेसिन नहीं निकलता है, सोमैटोस्टेटिन सुना है आपने? ये कहां से निकलता है?
आप सब भूल गए हो। अभी 4 दिन पहले हमने आपको ग्रंथियां पढ़ाई हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। कौन सा? ये सोमैटोस्टेटिन। पक्का? एक जो होता है ना SHT, इसका नाम बताओ। इसी को बोलते हैं ना ग्रोथ हार्मोन। हाँ, STH है। बताओ। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, इसका काम क्या होता है? अब इसमें है निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? पिट्यूटरी होती है पीयूष, पीयूष ग्रंथि कहलाती है ना। अब देखो, पीयूष ग्रंथि के ना दो भाग होते हैं, एक अग्र और एक पश्च। ठीक है, अग्र और पश्च दो भागों से ये हार्मोन निकालती है और सबसे ज्यादा हार्मोन यही निकालती है। पहला है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, तो यही तो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये तो निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है देखो प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन भी तो निकलता था यहां से। दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन करता है, ये भी यहीं से निकलता है। बेसोप्रेसिन, बेसोप्रेसिन यहां से इसके पश्च भाग से निकलता है। और सोमैटोस्टेटिन भी कहां से निकलता है? यहां से। अब आप बताओ सोमैटोस्टेटिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक बार चेक कर लो। एक हम आपको हिंट दे रहे हैं, अग्नाशय जो था, अग्नाशय, वहां से तो नहीं कंफ्यूज हो आप लोग। अग्नाशय में अल्फा बीटा और गामा, अल्फा से कौन सा निकलता है बीटा से, और गामा से कौन सा निकलता है? अल्फा से निकलेगा ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से कौन सा निकलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? मतलब ये वाला आंसर क्या है? ये आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो नहीं निकालती है। तो फिर इसका नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोल रहे हैं, और ये निकलता है गामा सेल से। कौन सा? ये वाला सोमैटोस्टेटिन। अब आप लोग भूल गए हो, है ना? बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो, लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? देखो, अब ये तो बहुत जल्दी बता दिया आपने। आइसोलेट्स का मतलब क्या होता है? द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसको बोलते हैं हम? देखो, अग्नाशय एक ग्रंथि है, जो कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों करती है रिलीज। साथ ही साथ इसकी खोज किसने की? लैंगरहैंस। और इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो आम अग्नाशय है वो 3 ग्रंथियों नहीं 4 ग्रंथियों से मिलकर बना है, 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है, ग्रंथियों से नहीं। 4 टाइप की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा, गामा और एफ। अल्फा से निकलता है कौन सा? अभी बताया, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन का क्या काम होता है? एक दूसरा होता है इंसुलिन हार्मोन, और ये सोमैटोस्टेटिन अभी पढ़ा दिया है। और एफ से निकलते हैं सारे एंजाइम। इन 3 से निकलते हैं हार्मोन, एफ से निकलता है एंजाइम। तो मैं लग रहा कि आपको एक बार फिर से बताना पड़ेगा। देखो, एक काम कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा जल्दी से आपको समझा दे। देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रंथियां। कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? ध्यान से समझना है यहाँ पे सभी लोग। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स के टाइप कितने हैं अगर पूछा जाएगा तो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं ग्रंथियां। कौन कौन से प्रकार की होती है? एक होती अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी। एक होती है बहिर्स्त्रावी, और एक होती है मिश्रित या मिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखो, एक चीज समझ लो।
अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इनसे क्या निकलता है, इनसे निकलते हैं हार्मोन। बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं एंजाइम, और मिश्रित से निकलेंगे हार्मोन प्लस एंजाइम, दोनों निकलते हैं। ठीक है, जब जो ग्रंथि हार्मोन निकालती है, हार्मोन सीधे जाके ब्लड में मिलते हैं, इसलिए इसमें कोई भी वेसल नहीं पाई जाती है, इसमें कोई भी वाहिका नहीं पाई जाती है, यानी इसमें डक्ट जो होती है वो नहीं पाई जाएगी। समझ रहे हो, ये डक्ट विहीन होती हैं। और जो भी एंजाइम निकलते हैं वो किसके थ्रू निकलते हैं, डक्ट के थ्रू निकलते हैं, अर्थात इसमें क्या पाई जाएगी, वाहिका पाई जाएगी। ये सीधा जाके किसमें मिलते हैं, रुधिर में, यानी जो ब्लड है उसमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, और ये रुधिर में नहीं मिलती। ठीक है, और एक जो मिश्रित है इसमें दोनों चीज होंगी, इसमें वाहिका होगी, होगी कि नहीं होगी, तो वाहिका के थ्रू निकलेगा हार्मोन, और सॉरी वाहिका के थ्रू निकलेगा एंजाइम, और सीधा सीधा क्या निकलेगा, हार्मोन। ये है क्या, ग्रंथियों के प्रकार। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में, उनका क्रम देखो ऊपर से नीचे तक, जो हमने आपको पढ़ाया था, देखो एक बार फिर से समझ लो। अरे ये आपको शरीर टाइप का दिख रहा है, बॉडी टाइप की दिख रही है। अब देखो ये हो गया इसका मस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती हैं, ये समझ लो। मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां हैं, 3। अब ये कौन सी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं हम, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो क्रम से पढ़ते चलो। सबसे पहले कौन सी आएंगी, देखो मस्तिष्क में 3 होती हैं, कौन कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को ही हम क्या बोलते हैं, पीयूष, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर। एक होती है पीनियल। ठीक है, समझ में आ रहा। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों हो गई मस्तिष्क में। उसके बाद आए नीचे, तो फिर कहां पे आते हैं, गले में। यहाँ पे होती ना, किस आकार की होती, तितली के आकार की होती, ऐसी एच के आकार की, तितली के आकार की कौन सी ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और इसी के ऊपर होती है, इसी के ऊपर होगी पैराथायराइड। ठीक है, फिर यहाँ चेस्ट में, यहाँ पे कौन सी होती है, कौन सी, थायमस। फिर देखो यहाँ पे होती है अग्नाशय, जो मिश्रित है, जो दोनों में काउंट होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे होती है किडनियां, और किडनी के ऊपर ऐसे त्रिभुजाकार की बनी होती हैं, ये कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल। इसी को बोलते हैं अधि अधिवृक्क। ठीक है, और फिर आता है अंडाशय ग्रंथि होती है। तो देखो पीनियल के बाद आता है थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, उसके बाद आता है थायमस, और एड्रिनल, और उसके बाद वृषण यानी टेस्टिस आता है, और एक
अंडाशय। ये दोनों में अलग अलग होते हैं। अब ये क्रम है, अब आपको हम इसलिए दोबारा से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप भूल गए हो। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तीनों कहाँ पे होती हैं? मस्तिष्क में होती है। फिर थायराइड आती, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल और बेसल। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? ये मास्टर ग्रंथि सबसे ज्यादा हार्मोन निकालती है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। इन सभी ग्रंथियों में, इन अंतः ग्रंथियों में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर पूरे अंतः, बहिर और मिश्रित तीनों को मिला के पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, लीवर होती है। समझ गए? अब देखो एक बार हार्मोन आपको पढ़ना पड़ेंगे, हम पूरे तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन कुछ बताए दे रहे जो आप पढ़ के ही नहीं आए हो घर से। देखो सबसे ज्यादा हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के ना दो हिस्से होते हैं, एक अग्र भाग होता है जिसको एंटीरियर बोलते हैं, और एक होता है पश्च भाग जिसको पोस्टीरियर बोलते हैं। पश्च भाग, अग्र भाग से सबसे ज्यादा हार्मोन निकालती है। उनके नाम कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे उनके नाम है TSH, फिर LH, फिर FSH, उसके बाद होता है ACTH, उसके बाद आता है GH जिसको STH भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद आता है MSH, ये मेलेनिन वाला होता है ना, त्वचा का वर्णन, ये मेन है। पश्च भाग से निकलते हैं दो, एक होता है ADH और एक होता है ऑक्सीटोसिन वाला। अब देखो देखो अग्र भाग से निकलने वाले कौन सी ग्रंथि निकाल रही है? मास्टर ग्रंथि। ये सारे हैं, इनके नाम सुनो। इसका नाम है TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब इसका काम क्या है? थायराइड ग्रंथि को एक्टिव बनाना। फिर LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब आपके पास लिखे हुए हैं। इसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये इसका काम बताओ क्या होता है? ये मासिक धर्म बनाता है, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं उनका निर्माण करने में ये हार्मोन उत्तरदायी होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफ मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करता है? ये शुक्राणु और अंडाणु बनाता है, सीधी बात ये है। अगला देखो, ये है ACTH। ACTH का फुल फॉर्म समझो, एड्रेनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनल, ए फॉर एड्रेनल। एड्रेनल क्या है? एक ग्रंथि होती है। तो यहीं से पता चल गया कि उस ग्रंथि को ये क्या करता है? एक्टिव बनाने का काम करता है, एड्रेनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये देखो GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। क्या मतलब है? ग्रोथ। ये क्या करता है? आपकी हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों को बढ़ाने का काम ये करता है, ठीक है। और ये MSH जो होता है ये मेलेनिन टाइप का होता है, ये वर्णक टाइप का होता है, ये त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, त्वचा के रंग के लिए। तो अलग अलग त्वचा के रंग होते हैं उनके लिए ये ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका, ये कहां से निकलता है? अगर यहां पे एक बात समझना, ऑक्सीटोसिन का निर्माण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और स्त्रावण कौन करता है? कौन सी करती है? पिट्यूटरी करती है। ऑक्सीटोसिन को हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं? लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके कोई दो काम बताओ। हाँ, लीवर पेन और, ठीक है। ADH का नाम बताओ। ये क्या है? प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है, प्रसव पीड़ा। और जो ADH होता है इसका फुल फॉर्म बताओ पहले तो। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। तो ये यूरिया बनाने का काम करता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ये है मेन ग्रंथि, कौन सी? मास्टर ग्रंथि।
मास्टर ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन यही निकालते हो, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल ये रखती है। लेकिन इसके लिए मास्टर कौन सी होती है? इसके लिए होती है हाइपोथैलेमस। मतलब इसको कंट्रोल का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करता है। अब ये चीज समझ में आई? अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे आपको मौखिक बताना है। जैसे पीनियल ग्रंथि है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि को हम जैविक घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन आपके सोने और जागने को कंट्रोल करता है। किस ग्रंथि से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि गले में होती है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन होता है, यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। पैराथायराइड से कौन सा निकलता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। थाइमस से बताओ कौन सा निकलता है? थाइमोसिन, है ना। थाइमोसिन का काम बताओ क्या होता है? हाँ, डब्ल्यूबीसी को मिच्योर बनाने का काम करता है ना, यही है थाइमोसिन। एड्रिनल से कौन से निकलते हैं बताओ? एड्रिनल से काफी सारे हार्मोन निकलते थे ना। एल्डोस्टेरोन। ए से तो 3 ही हार्मोन थे, बताओ। एल्ड्रोजन, कार्टिसोल, ठीक है। और यहां से देखो कौन से निकल रहे हैं, इससे अलग निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये भी क्या होता है? एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? ये वृषण और अंडाशय बनाते हैं। ये बनाता है टेस्टोस्टेरोन, ये बनाता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब ये हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हमने आपका रिवीजन करवा दिया जितना हो सका है। अब आपको कौन सा क्वेश्चन हो गया था? ये तो हो गया था ना, यही तो हो गया था। अभी ये देखो, ये भी हो गया था। ये देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है, समझ रहे? एंजाइम कहां से निकलते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियों से। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटीएस, एमिलेस, लिपिस। देखो इनके नाम लिखे हैं गलत। ये इसको लिखना चाहिए लाइपेज, इसको लिखना चाहिए एमाइलेज। ठीक है। और ये सुपर ऑक्साइड डिमोस्टेस, ये कुछ ये नहीं होता है कौन सा हार्मोन। अगर लिखता तो डाई स्टेज, अगर लिखता है ना, डाई स्टेज होता तो हम समझते क्या है? एंजाइम है। ये गलत हो गया है। ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डाई स्टेज या फिर ऐसा कुछ, या फिर इसका आंसर क्या करेंगे? प्रोटीएस। ठीक है। ये गलत क्वेश्चन छप गया है। अगला देखो, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड निकलता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये तो सबको पता है कि नहीं है? ये वाला आंसर है। यहां से निकलता है HCl। फार्मिक अम्ल बताएगा कोई कहां से निकलता है? चींटी के डंक से। चींटी के पास भी डंक होता है क्या? देखा है किसी ने चींटी का डंक? एक नाइट्रिक होता है। नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है? HNO3। अच्छा एक बात बताओ, एसिड रेन सुनी है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल गिरते हैं नीचे? SO2। SO2 अम्ल है क्या? ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल होता है क्या? ओ, वो जो हाइड्रोजन के अणु है वो उससे क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं, समझ रहे हैं? तो कौन सा जिम्मेदार है? एक होता है H2SO4, दूसरा बताओ कौन सा होता है? नाइट्रिक, HNO3। पक्का यही है कि दूसरा होता है कोई? HCl तो नहीं करता है साथ में? इसमें नहीं चलोगी क्या?
H2SO4 को तेजाब बोलते हैं। ये क्या खतरनाक एसिड नहीं होता है क्या? प्रबल नहीं है क्या ये? अरे देवी जी, ये भी प्रबल होता है H2SO4। HCl ज्यादा होता है, लेकिन ये भी तेजाब तेजाब है। एसिड को हल्के में ले रही हो। देखो, ये आपका आप पता करके आना, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से हार्मोन हार्मोन दिमाग में भरे हैं। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल आते हैं और किस अनुपात में आते हैं, ये आपका होमवर्क। ठीक है, और जब ये पता कर लो कि ये हार्मोन आते हैं, इस अनुपात में आते हैं, तो फिर ये बताना कि वो हार्मोन वाटर बारिश हो रही है बादलों से, उसमें अम्ल कैसे बन जाते हैं वो। अब देखो यहां पे कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। ध्यान से पढ़ो और फिर जवाब दो। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? देखो, अधिभक्त ग्रंथि है क्या? कौन सी है? एड्रिनल। ठीक है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, सभी ग्रंथियों की मां जी है मास्टर ग्लैंड। जिगर, जिगर को क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर, यही है सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, यकृत। यकृत कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? हेपेटिक, है ना, हेपेटिक। यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। और इसमें क्या होता है? कोश का विभाजन सबसे तेज होता है, इसलिए ये अगर खराब मतलब ये कहीं से कट पिट भी जाए तो सबसे जल्दी सही हो जाता है। कोश का विभाजन की दर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो पित्ताशय क्या है? पित्ताशय थोड़ी ना कोई ग्रंथि है। पित्ताशय में बनता है कौन सा जूस? बताओ जल्दी। पाइल जूस बनता है कि नहीं, जिसको हम पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस। इसका काम पता क्या है? ये किस में काम आता है? भोजन को पचाने में काम आता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है, और जो मेन काम करता है वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, पाइसीकरण। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है। इंसुलिन की खोज के लिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये हमने पढ़ाया आपको, लिखा है। तो बैटिंग ने की थी, बैटिंग को ही मिला होगा नोबेल पुरस्कार, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? बैटिंग है। किसने की थी? अगर पूछा जाए कब मिला था, तो 1923 में मिला था। 1923 में मिला था इनको का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हुई थी, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था? डायनामाइट। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में। जो सबसे लास्ट वाला है अर्थशास्त्र का, वो बाद में जोड़ा गया था। रिस्क बोलते उसको, रिस्क बैंक भी बोलते शायद। 1968 में शायद वो आया था, शामिल हुआ था। कौन सा? अर्थशास्त्र वाला। बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, है ना, रसायन, भौतिकी, इन सभी में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और सारे कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन में, है ना। स्वीडन में दिए जाते हैं सारे। और एक दिया जाता है जो शांति के लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। विलियम ओसलर के बारे में जानता है कोई? नहीं जानते तुम लोग। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा, शर्करा कहलाती है शुगर, शुगर कहलाती है शक्कर।
इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये तो सबको पता है, थक गए वो बता बता के। कौन सा करेगा? इंसुलिन करेगा। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये मेल हार्मोन होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? कहां से निकलता है एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन पता कहां से निकलता है? अंडाशय, ओवरी। ठीक है। पैराथायरॉयड तो पैराथायराइड से निकलेगा। ये देखो क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? मतलब अगर मेलेनिन नहीं होता तो क्या सांवले नहीं होते लोग? नहीं होते। क्या? देखो, इसका सही आंसर क्या है? मेलेनिन। अभी अभी हम पढ़ा के आए हैं, ये त्वचा से संबंधित हार्मोन है बस। और ये पूछा भी गया क्या है, त्वचा से संबंधित ही पूछा गया। तो मेलेनिन एक वर्णक का काम करता है जो रंग का निर्धारण करता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? बाकियों के बारे में पता है आपको सबको? सुन लो। लार ग्रंथि, नीचे लिखिए लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का काम बताओ कोई। लार ग्रंथि का काम क्या होता है? ये पांच, सीधी सी बात है, इसमें भाग ले रही है पाचन। अच्छा, इसका पीएच बताओ। लार ग्रंथि का पीएच क्या है? 6 लार का पीएच पूछा जाए तो 6.4 होता है। और जब पूरे मुंह का 5.5 से कम होगा तो आपका जो दांत होंगे कुछ क्या होने लगेंगे, उसके अंदर जो भोजन फंसा है वो क्या होने लगेगा, खराब, बहुत तेज, या वो भी खराब होगा। पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोग समझते ही हो। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। यकृत के बारे में आपको पता है ना, सारी चीजें यकृत के बारे में जितनी भी हमने पढ़ाई हैं। देखो, आपको जब बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट याद करना हो, उसकी यही ट्रिक है कि आप एक दो बार पहले उस टॉपिक का रिवीजन करो। जब इस तरीके की प्रैक्टिस चल रही हो तो जो भी नाम आपके सामने आ रहा है उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके दिमाग में दो दो तीन तीन बार ऑटोमेटिक चलनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं। देखो, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें अभी हैं भी, अभी इसमें ही बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जितनी अपन पढ़ पा रहे उतनी तो कम से कम कंफर्म हो जाए। कंफर्म का मतलब वो तो हम सीख ही जाएं। अब पता चला वही नहीं सीख पा रहे, वही वही फिर से डिस्टर्ब हो रहा, फिर से हमें पढ़नी पड़ रही चीजें, तो क्या मतलब है? तो यकृत जैसे ही नाम आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यकृत से संबंधित चीज, हेपेटोलॉजी, हेपेटिक सेल, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, यही सारी चीजें होती है ना। यूरिया यहीं पे बनता है। पित्त रस के लिए ये एक हार्मोन निकालता है, पित्त रस बनाता है, ये पित्ताशय में जाता है। और कितनी सारी, ये सबसे ज्यादा कोश का विभाजन इसी में होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पीयूष ग्रंथि से संबंधित तुरंत सारी चीजें आनी चाहिए। ये दो टाइप का है, अग्र और पश्च। सबसे ज्यादा हार्मोन ये निकालता है, टीएस, सारे हार्मोन आपको आ जाने चाहिए। अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि का भी काम करती है, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकाल रही है। तो ये वही ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। मानव शरीर में पैनक्रियाज किसका एक भाग है? ये तो सिंपल हो गया, ये तो पाचन तंत्र का भाग है, हिस्सा नहीं, पाचन तंत्र का भाग है, लेकिन आहार नाल का भाग नहीं है, ये याद रखना। अब ये बताओ, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? देखो, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले अगर हार्मोन की हम बात की जाए तो ना, थायराइड दिख रहा है सभी को?
पीछे वालों को दिख रहा है ना, थायराइड से ना दो टाइप के हार्मोन निकल रहे होते हैं, दो, अगर वैसे तो निकलते हैं, एक और निकलता है, लेकिन दो पड़ते हैं। एक को हम बोल रहे हैं T3 और T4, और एक है कैल्सीटोनिन, एक निकलता है कैल्सीटोनिन। T3 और T4 दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। T3 और T4 इनमें पाया जाता है क्या, आयोडीन। अच्छा एक बात बताओ, जो हम आपको ये चीज पढ़ा रहे थे तब हमने दो चीजें पढ़ाई थी, एक हाइपर और एक हाइपो। ये दोनों किससे रिलेटेड थी, आयोडीन की निकलने वाली चीज से रिलेटेड थी ना, जब ज्यादा मात्रा में, ऐसी था कि कोई और था, वो ऐसी था। T3 का नाम क्या होगा बताओ, टेट्रा आयोडाइड, और T4 का क्या होगा इसका क्या होगा, ट्राई, और इसका क्या होगा, टेट्रा। अब इसमें देखो, ये लिखा ट्राई आयो, क्या लिखा, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, तो ये समझ लो ये T3 हो गया, टेट्रा आता तो T4 हो जाता, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, थायरोक्सिन, ये डबल बार लिख दिया उसने। कैल्सीटोनिन देखो ये है, कैल्सीटोनिन का काम क्या है, कैल्सीटोनिन क्या करता है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन किसने निकाला था, ग्रोथ हार्मोन निकाला था पिट्यूटरी ग्रंथि ने, तो ये भी क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन ही है, और ये हड्डियों को रोकने का काम कर रहा है, मतलब एक सीमा तक जब वो बढ़ाता जाएगा ग्रोथ हार्मोन, तो ये एक उसकी सीमा निर्धारित करती है, एक लिमिट निर्धारित करती है कि अब इनको नहीं बढ़ना है, किसको, आपकी हड्डियों को अब नहीं बढ़ना है, वहां तक उसकी लिमिट सेट कर देता है, कौन, कैल्सीटोनिन, और ये हड्डियों को बढ़ाता है, ये उनकी लिमिट सेट करता है, सिंपल सी बात है। पूछा जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा। घेंगा दो प्रकार का होता है, एक आंखों वाला और एक गले वाला, जिसमें से क्यूट कौन सा लगता है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी रहती है बताओ, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, मतलब हमने आपको बताया था ना कि इस ग्रंथि का, आप याद करो हमने एक चीज समझाई थी आपको, कि उम्र के साथ साथ क्या होता जाता है, उसका प्रभाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कौन सी ग्रंथि थी वो, ये है वो ग्रंथि, तो कहां तक सक्रिय रहेगी, यौवन तक सक्रिय रहती है, ठीक है। एडीएच, एडीएच का पूरा नाम क्या है, बस ये तो बन ही गया, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, कहां से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है बताओ, पिट्यूटरी के कौन से भाग से निकलता है, पश्च भाग से, अभी हमने समझाया है आपको। एडीएच से याद आया, एक रोग होता है, रोग नहीं, एक मानसिक रोग है, या रोग नहीं बोल सकते, एडीएचडी, ये क्या होता है, एडीएचडी, जैसे जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाओ तो कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, इधर उधर बोलेगा, ज्यादा बोलेगा, आप क्वेश्चन बोल नहीं पाओगे, उसको पहले आंसर देना है, उससे पूछो नहीं तो उसको बुरा लगता है, हर चीज का आंसर वही देगा, होते ना ऐसे, वही क्या है, एडीएचडी से पीड़ित है वो, एडीएचडी हाई अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर होता है, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, किस एंजाइम की क्रिया को आसान करेगा, देखना ये तीनों हार्मोन ना एक ही परिवार के हैं,
है ना, एक ही परिवार से निकले हैं। अब ये किसके परिवार से निकले हैं बताएगा कोई? हाँ, अग्नाशय। अग्नाशय से निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये HCl निकलता है कहां से? जठर ग्रंथि से। तो वहीं से निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन किसको बचाता है? प्रोटीन को बचाता है, सिंपल। और ये अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय से हार्मोन एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो ये कौन सी सेल से निकलेंगे? एफ सेल से। अग्नाशय की कौन सी सेल से निकलते हैं? एफ सेल से। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये कल भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, आज फिर से समझ लो। लाइपेज किसको बचाता है? वसा को। एमाइलेज किसको बचाता है? कार्बोहाइड्रेट। और ट्रिप्सिन किसको बचा रहा है? प्रोटीन। और ये तीनों निकल रहे हैं अग्नाशय से, लेकिन एक डक्ट के द्वारा, एक नली के द्वारा जाते हैं छोटी आंत के पहले भाग में, ड्यूडेनम। और जो भी भोजन आप करते हो उसका पूर्ण पाचन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, वही वही आ गया। बताओ। देखो ट्रिप्सिन कौन बता रहा था? अभी 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 पढ़ाया, अभी अभी भूल जाते हो तुम लोग। देखो, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये दोनों कहां पे होंगे? ये दोनों अग्नाशय में होंगे। और ये पूछ किसका रहा है? आमाशय का। पेट वाला, पेट में होता है HCl। HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। ये तीन होते हैं मेन पेट के अंदर। HCl, पेप्सिन, पेप्सिन बोल दो, पेप्सिन, और क्या होता है? रेनिन। और एक चीज और होती है जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं। श्लेष्मा का काम क्या है? उसकी दीवारों की रक्षा करना, इससे रक्षा करना, क्योंकि ये खतरनाक एसिड होता है। और ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं का नाश करता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटीन को पचाते हैं, लेकिन ये पचाता है केसीन प्रोटीन को, जो दूध में पाई जाती है। ठीक है। टाइलिन कहां से निकलता है? लार। लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। इसका आंसर क्या होगा? पेप्सिन होगा। क्या होगा? बस। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था, जो अभी अभी युवावस्था होती है के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? अब वो उपस्थिति, उपस्थिति में जो बदलाव आते हैं ना लड़के लड़कियों में, उनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? लड़कों या लड़कियों में जो बदलाव आते हैं। जैसे कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? जैसे आवाज बदलना, है ना, आवाज का बदल जाना, नए नए हार्मोन निकलते हैं, कई सारे हार्मोन का स्त्रावण होने लगता है। ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होने लगता है। ठीक है। तो ये कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये लड़कों वाली बात कर रहा है ना। लड़कियों वाली बात करता है तो कौन सा करता? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। इंसुलिन का काम पता ही है आपको, ये शक्कर है, सिंपल, शुगर, चीनी। ठीक है। थायरोक्सिन का भी पता हो गया। थायरोक्सिन में जैसे थायरोक्सिन आएगा आपके दिमाग में T3, T4 और आयोडीन, ये तीन चार चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। और आयोडीन आया तो घेंगा भी ले आना दिमाग में, घेंगा लाए तो दोनों ले आना, आंखों वाला भी और गले वाला भी। और जब ये आएगी थायरोक्सिन तो थायराइड ग्रंथि आएगी। थायराइड ग्रंथि आएगी तो उसका आकार आएगा किस? H या तितली के आकार का, गले में होती है। और उसके ऊपर होती है पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अबटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबटू।
महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? कहां से निकलेगा? डी से, मतलब डी ऑप्शन। ये अंडाशय ओवरीज एक ग्रंथि है, पता, तो वहीं से निकलता है। जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है वो वृषण से निकलता है, और ये वृषण और अंडाशय दोनों अलग अलग, दोनों लोगों की ग्रंथि होती है। ये होती है पुरुषों में और ये होती है महिलाओं में। ये शुक्राणु और अंडाणु बनाएगी, नहीं अंडाणु काय को बनाएगी, शुक्राणु बस बनाएगी, ये अंडाणु बनाएगी। ठीक है, एक बात बताओ, एक चीज पढ़ाई थी हमने, ये जो गर्भाशय है ये किसमें एक होता है? पक्षियों में एक होता है। कौन सी चीज एंजाइम नहीं है? अब देखो एक बात बताओ, इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब आपको भोजन से संबंधित चीज में तो कोई दिक्कत जा नहीं रही होगी, है ना? जितने भी ये मेन हमने जो प्रैक्टिस की है 2 दिनों में, ये की है हमने मेन हार्मोन और एंजाइम। आप देख रहे हो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको क्या मिले हैं? हार्मोन मिले हैं और एंजाइम मिले हैं। तो मेन आपको हम याद क्या हो गए होंगे? हार्मोन और एंजाइम। तो ऐसे याद नहीं करना है, उनका पूरा काम, उनकी सारी चीजें आपको याद करनी है कि नहीं? अब इसमें से काफी लोगों को याद है और हमें पता है किसको याद नहीं है, अभी भी नहीं होगा। बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको नहीं होगा पता, अभी अगर हम पूछेंगे तो ये भी नहीं बनेंगे। अब सभी लोग बताना साथ में, इंसुलिन कौन सी कोशिका से निकलेगा? बीटा सेल से। बीटा सेल कहां पे होती है? किसने बताई थी? लेंगर। पेप्सिन कहां से निकलता है? पेप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन, इसका सही आंसर क्या है? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, और ये हार्मोन है। इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? किसको करता है? शुगर को। ठीक है, शुगर, मधुमेह रोग होता है इससे। और ये जो बड़ी शुगर है उसको किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। अब पेप्सिन, पेप्सिन का संबंध प्रोटीन को पचाने से, प्रोटीन जब पचता है तो आमाशय में, तो पेप्सिन आमाशय हुआ। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ये किस में होता है? उसी में होता है, अग्नाशय में। लाइपेज भी उसी में होता है। ये वसा का पाचन करने वाला पहला एंजाइम होता है शरीर से, बॉडी से। अच्छा एक बात बताओ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एनामिल, सबसे कठोर एनामिल। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होगा? 7.4। मतलब ये हल्का कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रक्त होगा। यूरिया मूत्र का कितना होता है? 6.8 लगभग, एग्जैक्ट नहीं है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है, पीएच स्केल बनाया था, उसमें क्रम कहां से कहां तक है? 0 से 14 तक है कि 1 से 14 तक है? ऐसे सोचो, 0 पे कौन सा होता है बताओ? अगर 0 से है तो 0 फिर किसका है? अम्ल का होगा ना। कौन सा अम्ल है 0 पे? किसी का मान 0 सुना है पीएच मान? तो कहां से होगा? 1 से कि 0 से? यही तो है कंफ्यूजन वाली चीज, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन है कि पीएच का मान कहां से कहां तक है, ऑप्शन में आ गया 0 से 14, 1 से 14, ये 2 है, और एक है ऊपर के दोनों, और नीचे आ रहा है इनमें से कोई नहीं। अब हो जाएंगे ना अपन कंफ्यूज, जबकि पढ़ा सबने है। क्या? शुरू शुरू होता है 1 से। 0 यहां पे मिलेगा, 0 से नहीं है, 1 से लिखेंगे अपन लोग। एनसीईआरटी ने 1 से सही माना है।
अगर जीरो जीरो दे दे तो नहीं, तो जीरो अगर दे दिया उसमें ऑप्शन में 0 से 14 हुआ, और अगर कोई ऑप्शन 1 से 14 वाला नहीं मिल रहा तो फिर आप 0 से 14 ही लगाएंगे, और क्या। आ रहे वहीं पे आगे बता, आवाज नहीं आ रही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सी चीज आवश्यक है, बताओ। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। आयोडीन। कैल्शियम से क्या होती है, अपनी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। सोडियम का काम बताओ, सोडियम किस में होता है बताओ, हमने ये आपको पढ़ाया है, सोडियम पढ़ाया है, याद रख, बताओ क्या करता है सोडियम। है? अरे नहीं आती यार आवाज, तुम क्यों परेशान हो रहे। अगर हम पूछ रहे हैं तो फिर तुम क्यों परेशान हो, तो दोबारा से बोलो। लोहा कहाँ पे होता है, हड्डियों में। हड्डियां लोहे की बनी है। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप बताओ, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी ना, रिवीजन तो हुआ है ना काफी। अब आप बताओ आगे और किस चीज की प्रैक्टिस करना चाहोगे, या फिर आपको सीधी नया टॉपिक दें, नया टॉपिक दें। टॉपिक पढ़ाए नया, कि अभी 1-2 दिन और प्रैक्टिस करवाएं किसी और की। टॉपिक तो चेंज कर ही लेंगे, तो प्रैक्टिस में ही करें, टॉपिक चेंज के नया टॉपिक ही पढ़ाएं फिर। शुरू वाले, शुरू में क्या क्या पढ़ा आपने, कोश का पढ़ा, ऊ तक पढ़ा, है ना। कोश का की ऊ तक की प्रैक्टिस करवा चुके हैं। करना क्या है आवाज का।